Good morning, student. Today we discuss about a new topic, secularism and education. आज हम जिस टॉपिक के रिगार्ड बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक सेकुलरिज्म को लेके यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद और एजुकेशन यानी कि शिक्षा। देखिए बच्चे, ये बड़ा ही टचिंग टॉपिक है। जब जब रिलीजियंस यानी कि धर्म को लेके बात होती है तो कहीं ना कहीं बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के रिगार्ड डिस्कस कर रहे हैं, सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन। देखिए बच्चे, शिक्षा कहीं ना कहीं मनुष्य के हाथ में एक ऐसा औजार है, ऐसा हथियार है जिसको यदि सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो इसको उपयोग में लाके चमत्कारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। समय की आवश्यकता इससे समाज उन्मुखी बनाती है और कहीं ना कहीं एक शिक्षित समाज ही एक शिक्षित राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना से परिपूर्ण होता है। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें अगर देखा जाए तो बहुत सी संकीर्ण विचारधाराएं यानी कि जो नैरो थिंकिंग है उनसे निकाल के ब्रॉड लेवल की थिंकिंग पर लेके जाता है। इसके बाद हम धर्मनिरपेक्षता के लिए शिक्षा मीन्स एजुकेशन फॉर सेकुलरिज्म के बारे में जो है चर्चा करते हैं। देखिए, जब से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्राय एक शब्द बोला जाता है, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षवाद। क्या है? आपको पता है कि भारत एक सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रत्येक राजनीतिक स्तर और शैक्षणिक स्तर पर यह धर्मनिरपेक्ष शब्द का हमेशा से ही प्रचार किया जाता है और प्रसार भी किया जाता है। सेक्युलरिज्म शब्द लैटिन शब्द सेक्युलस से निकला है या लिया गया है, जिसका अर्थ है युग या पीढ़ी। 19वीं शताब्दी में जॉर्ज जेकब ने जो है सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने इस शब्द के माध्यम से सामाजिक और नीतिगत मूल्यों के संदर्भ में एक नई दिशा का कार्य किया। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म के अंतर्गत बहुत से ऐसे मॉरल वैल्यूज आते हैं जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। पहले वो है संस्कृतिकरण, कल्चराइजेशन। उसके बाद है पाश्चात्यकरण, वेस्टर्न आउटपुट, वेस्टर्न थिंकिंग, वेस्टर्न प्रोसेस। इसके साथ साथ आधुनिकीकरण भी जो है सेकुलरिज्म के अंतर्गत ही क्या लेता है, जन्म लेता है और इन्हीं गतिविधियों को ये आगे बढ़ाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से विद्वानों ने सेकुलरिज्म को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके बहुत सी बातें की हैं। उसमें अगर मैं आपको बता दूं तो कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय को अपना सकता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार किसी भी नागरिक, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करेगी कोई भी धर्म अपनाने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सेकुलरिज्म में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो मनुष्य को कहीं ना कहीं
आध्यात्मिकता की ओर लेके जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षवाद कुछ सिद्धांतों और मूल्यों पर टिका हुआ होता है, जो व्यक्ति को सही तरीके का दृष्टिकोण प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष समाज यदि हम स्थापित करेंगे तो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं कुछ मौलिक हमारे वैल्यूज रहेंगे, मौलिक कर्तव्य भी रहेंगे। साथ साथ ये सेक्युलरिज्म के भाव कहीं ना कहीं समाज को एक नई गति प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष जो समाज होगा उसमें भेदभाव की भावना भी बहुत कम रहती है। ठीक है, इसी संदर्भ में क्या कहा गया है कि कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं, लेकिन उससे पहले हम भारत में वर्तमान स्थिति को जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया वो क्या है। उसमें क्या है कि देखिए, भारत में बहुत से धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यानी कि हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में विविधताएं हैं, अलग अलग धर्मों जातियों के लोग यहाँ पे एक ही छत के नीचे रहते हैं। लोगों के अलग अलग धर्म भी हैं और उनके उसी तरीके से मान्यताएं और विश्वास भी है, बिलीव भी है। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम एक और भी है वर्तमान स्थिति की। अगर हम बात करते हैं तो भारत में बहुत से लोग अशिक्षित भी हैं। यही कारण है कि लोगों की जो सोच है वो थोड़ी संकीर्ण विचारधारा है, मीन्स जो है नैरो थिंकिंग यहाँ पे हमें देखने को भी मिलती है। मूल्य संकट ने भी कहीं न कहीं जीवन के सामाजिक ढांचे को भ्रष्ट किया है, क्योंकि कुछ वैल्यूज भी मनुष्य ने गिराई है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कहीं न कहीं जो है वो सामाजिक ढांचा भी उससे जो है डाउनफॉल हुआ है, नीचे आया है। साथ साथ कुछ इन्हीं चीज़ों के माध्यम से कुछ और चीज़ें बढ़ी हैं, जैसे सांप्रदायिकता बढ़ी है। पिछले कुछ समय के दौरान बहुत से लोगों में प्रांतवाद भी बढ़ा है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे बहुत से जो है मुद्दे हैं, जैसे राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, विभिन्न जातियों में आपस में इन मुद्दों को लेकर क्या बना रहता है, संघर्ष बना रहता है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये विचारधाराएं कहीं न कहीं जो है सांप्रदाय और प्रांतवाद को जन्म देती है, जिसको हमने क्या करना है, कोलैप्स करना है, खत्म करना है। और वो हम किसके माध्यम से करेंगे? यदि हमारे समाज में व्यक्ति शिक्षित होंगे, उनको एजुकेशन मिलेगा और अच्छा एजुकेशन मिलेगा। साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उनको कुछ मोरल वैल्यूज़ की भी एजुकेशन यदि हम प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे देश के नागरिक जो हैं वो सही दिशा में जाने का कार्य करेंगे। कहने का मीनिंग है कि उनकी जो थिंकिंग है, सोच है, वो भी ब्रॉड होगी, बड़ी सोच होगी। साथ साथ इसी तरीके से जो है बहुत सी चीज़ें भी दूर होंगी, जैसे संकीर्णता भी समाप्त होगी, स्वार्थपन जो है वो भी समाप्त होगा यदि हमारे देश के नागरिक अच्छी तरीके से शिक्षित होंगे। साथ साथ लोगों के हृदय में भी परिवर्तन आएगा और उनके अंदर जो है दयालुता यानी कि काइंड हार्टेड जो है वो होंगे। इसके साथ साथ जो है उनके अंदर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति अलग दृष्टिकोण, यानी कि जो राष्ट्र को आगे लेके जाए। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय समझ का भी उनके अंदर जो है एक समझ जो है आएगी, जिससे बेनिफिट ये होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जो है एक भाईचारा बना रहेगा। और ये सब किससे संभव है बच्चे? ये सब एक एजुकेशन से संभव है, और साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ का एजुकेशन देना जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी है देश के नागरिकों के लिए। क्योंकि
इससे क्या होता है, एक तो हमारे देश के नागरिकों की जो सोच है उसके अंदर वैज्ञानिकता आती है, ठीक है, साइंटिफिक उनका जो है थिंकिंग हो जाती है। साइंटिफिक थिंकिंग में क्या है कि अपने आप नैरो थिंकिंग वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और ब्रॉड माइंड जो है हर व्यक्ति का हो जाता है। साथ साथ फिर हम छोटे छोटे धार्मिक मामलों पे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और साथ साथ हम राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ही आगे बढ़ाने का जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए, इसके संदर्भ में कुछ आयोगों ने भी सिफारिशें की हैं। मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन, सबसे पहला जो है मैं आपको बताना चाहूँगा वो आयोग है 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मीन्स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इन्होंने क्या कहा था, सेकुलरिज्म को लेके एक बात कही थी। जब आपको पता है कि भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, ताकि सभी धर्मों में समानता बनी रहे, सभी धर्मों के लोग अपने धर्म को मानते हुए आगे बढ़ें और उनकी मान्यताओं को मानते हुए आगे बढ़ें। तो ये पॉलिसी विश्वविद्यालय स्तर पर जो है शिक्षा आयोग ने की थी, वो था 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उन्होंने कहा था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को कुछ मिनट के लिए मौन धारण करना चाहिए, यानी कि साइलेंट पोजीशन में रहना ज़रूरी है, और उसके बाद ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। यानी कि हमें जो है 2 मिनट के लिए मौन रह के शांति का परिचय देते हुए अपना जो है आत्म पहचान करना चाहिए, यानी कि अपने आप को पहचानना चाहिए कि सबसे पहले हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, चाहे हमारी अलग धर्म हो, अलग जाति हो, सबसे पहले हम क्या हैं, ह्यूमन, यानी कि सबसे पहले हम मानव हैं। तो मानवता का परिचय देना कहीं ना कहीं मौन ध्यान का एक जो है अपने आप में एक क्वालिटी रहती है, गुण रहता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या चाहता था, वो चाहता था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को कुछ मिनट के लिए क्या है, मौन धारण करना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या कहता है, उन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स के पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमें धार्मिक नेताओं के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी जीवनियों से परिचित कराना चाहिए। जैसे बहुत से धार्मिक नेता हुए हैं, बहुत से महान विद्वान भी हुए हैं, वो कौन से, जैसे गौतम बुद्ध जी, जोराष्ट्र, सुकरात, शंकर, रामानुज, कबीर, नानक, गुरु नानक देव जी, साथ साथ गांधी जी। तो ऐसे बहुत से महान धार्मिक नेता या फिर महान व्यक्ति हुए हैं जिनकी जीवनियाँ हमें बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि वो उनकी जीवन से प्रेरणा लेके, एक जो है मोटिव लेके अपने जीवन को जो है आगे बढ़ा सकें। तो ये चीज़ें जो है होना ज़रूरी है। साथ साथ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ये रिकमेंडेशन भी थी। उसके बाद कि जो है दर्शन शास्त्र की नॉलेज बच्चों को दी जाए, यानी कि फिलोसफिकल थॉट्स बच्चों को दिए जाएं, ताकि फिलोसफिकल थॉट्स लेने से बच्चे जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि हम दर्शन शास्त्र के माध्यम से जो केंद्रीय समस्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, उसका हम सलूशन निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस आयोग की रिकमेंडेशन कुछ शर्तें थी, ठीक है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, उनकी भी कुछ रिकमेंडेशन थी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये कब आया बच्चे, ये 1953 में आया। तो इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, देखिए इन्होंने कहा था, फर्स्ट जो इनका फोकस था कि अध्यापक के चरित्र और व्यवहार, इसके साथ साथ संपूर्ण स्कूल समुदाय और स्कूल का प्रभाव। देखिए बच्चे, अध्यापक के चरित्र में, यानी कि अध्यापक के कैरेक्टर में कुछ
विशेष क्वालिटीज़, कुछ गुण होने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अध्यापक बच्चों के लिए, छात्र के लिए रॉयल मॉडल होता है। रॉयल मॉडल इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे अध्यापक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके एक अध्यापक के कैरेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, कौन सी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक अध्यापक को कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, यानी कि उसके कैरेक्टर में सच्चाई हो, सत्यनिष्ठा उसके कैरेक्टर में हो, साथ साथ ऑनेस्ट हो वो, यानी कि ईमानदारी उसके कैरेक्टर में होनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो है एक अध्यापक के जो है कैरेक्टर में कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी ड्यूटी का पाबंद होना ज़रूरी है उसको। इसके साथ साथ उसके अंदर कोऑपरेशन की भावना भी होनी चाहिए, यानी कि जो है सहयोग भी, वो जो है बच्चों को सहयोग की शिक्षा के बारे में भी अवगत कराए। तो इस तरीके की क्वालिटीज़ एक अध्यापक के कैरेक्टर में होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे उसके माध्यम से जो है एक नई दिशा में परिवर्तन लेके आ सकें। साथ साथ वो अपने जीवन में भी बहुत से परिवर्तन लेके आ सकते हैं एक अध्यापक के माध्यम से। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 ने जो है ये विशेष रूप से जो है फोकस किया कि एक अध्यापक का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है रिलीजन यानी कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर भी इन्होंने विशेष बल दिया। जो है सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहता था कि बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन की शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज के गुण आ सकें और बच्चा वो मॉरल वैल्यू एडॉप्ट करके अपने जीवन में जो है राष्ट्र के लिए एक अलग पहचान बना सके और अपने जीवन में हर तरीके से उन्नति और प्रगति कर सके। देखिए, ये इसके बाद एक कमेटी और है बच्चे, वो है श्री प्रकाश कमेटी। ये कब आई थी? 1959 में। श्री प्रकाश कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे, क्या सजेशंस दिए थे कि इस तरीके से जो है बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, और साथ साथ जो है इनके प्रारंभिक सुझावों में अर्लियर जो है स्टेज में क्या कहा गया, वो है कि सुबह कुछ मिनट के लिए बच्चों को समूह में गायन कराना चाहिए, यानी कि एक असेंबली कराएं, ताकि बच्चे उसके अंदर कुछ एक्टिविटी कर सकें, गायन कर सकें या कोई किसी टॉपिक पर बोल सकें, और जो है नैतिक यानी कि मॉरल वैल्यू बच्चों के अंदर इसके माध्यम से आए। ऐसा इस प्रकाश कमेटी का उद्देश्य था। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात पर और बल दिया कि जो है सिद्ध पुरुषों की, संतों की और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि बच्चे उनके माध्यम से जो है सीख सकें और उन बारीकियों का क्या कर सके, अध्ययन कर सके, ठीक है ना, ताकि बच्चों के अंदर कुछ बदलाव आ सके और बच्चे जो है अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे कि प्रकाश कमेटी ने एक फोकस और किया था कि बच्चों को भूगोल की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विविधताओं से भरा हुआ है, और हम भौगोलिक स्तर पर भी हमारे देश में बहुत सी जो है विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। जैसे कहीं एक और तो हम देखते हैं कि पहाड़ है, पठार है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैदानी एरिया भी है हमारे यहाँ, फिर हम देखते हैं कि डेजर्ट भी है, यानी कि रेगिस्तान भी है हमारे यहाँ, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो है समुद्री एरिया भी बहुतायत मात्रा में है। कहने का मीनिंग ये है, ये सब विविधताएं हमें कब पता चलेंगी, जब हम बच्चों को भूगोल के बारे में जानकारी देंगे। तो भूगोल का ज्ञान देना भी बच्चों के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। ऐसा जो है प्रकाश कमेटी रिकमेंड करती थी, ठीक है ना, ताकि बच्चा भूगोल के ज्ञान के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर सके कि हमारे देश के अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं और किस तरीके से उन विभिन्नताओं के बारे में हमें जो है बच्चों को परिचित कराना चाहिए। ताकि, और मैं आपको एक बात और बताऊंगा
कि भूगोल के ज्ञान से बच्चों को एक ट्रू नॉलेज वो मिलता है। हमारे भौगोलिक लेवल पे मौसम की जानकारी मिलती है बच्चों को, एग्रीकल्चर के बारे में हमें भूगोल के माध्यम से पता चलता है। साथ साथ और भी बहुत सी ऐसी जो है भौगोलिक लेवल पे हमें ये भी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर हर तरीके से कितनी जो है विभिन्नताएं हैं, किस तरीके से हम रहते हैं, हमारा रहन, तो ये सारी चीज़ें भूगोल के माध्यम से ही बच्चों को प्राप्त हो सकती हैं। साथ साथ नेक्स्ट एक कमेटी और एजुकेशन कमेटी और आई थी, वो थी बच्चे 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? पहले इन्होंने जो है क्या पॉलिसी जो है ये लेके चलते थे एजुकेशन में? पहला है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, चेंज इन करिकुलम। देखिए अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम में हम परिवर्तन इसीलिए करते हैं ताकि बच्चा अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को एडॉप्ट कर सके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा पाठ्यक्रम ही वो छात्रों को एक नई दिशा प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है, और कहीं न कहीं सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी विकसित करने में पाठ्यक्रम की एक विशेष भूमिका जो वो रहती है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक और जो है परिवर्तन है, वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो है जो है सकारात्मक सामग्री। देखिए पोजीशन कंटेंट अगर देखा जाए तो सकारात्मक सामग्री से हमारा यहाँ पे अभिप्राय है कि संगठनात्मक जो है भूमिकाएं, कुछ जो है मॉरल वैल्यूज़ की शिक्षा, इसके साथ साथ सार्वभौमिक अनुभवों पर आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बच्चे का प्राइमरी लेवल से लेके फिर उसका मिडिल लेवल से और फिर उच्च स्तर पर हर तरीके से बच्चों को ऐसा जो है सोर्स दिया जाए ताकि बच्चा आगे चल के अपने आप को एक पॉजिटिव व्यूज़ में लेके चले, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव व्यूज़ बच्चे के अंदर इस तरीके से आए। और ये जो है 1986 की एक पॉलिसी रही है कि इस तरीके से जो है 1986 पॉलिसी कार्य कर रही थी। साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि धार्मिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम मीन्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर रिलीजियस एजुकेशन, तो वो क्या क्या जो है चीज़ें चाहते थे धार्मिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम हो और वो कैसे कार्यक्रम हो, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए भारत जैसे बहुधर्मी देश के अंदर विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक क्षेत्र के आदर्श प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें धार्मिक शिक्षा बालकों को देनी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक योजना तैयार करनी पड़ेगी जो कि विभिन्न शैक्षणिक स्थितियों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने में क्या हो, सहायक सिद्ध हो। साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। पहला क्या है, कुशल व्यवस्थित पाठ्य सामग्री। देखिए धार्मिक शिक्षा के लिए हमें कहीं न कहीं जो पाठ्य सामग्री है वो सावधानी पूर्वक जो है क्या करनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए। केवल एक ही धर्म या विरासत या एक ही धर्म को हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते, तो हमें विभिन्न धर्मों को और समान रूप से अपने पाठ्यक्रम में जो है स्थान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ताकि आपसी भाईचारा बना रहे और हर तरीके से हम हर धर्म को एक समान भाव से देखें, तो कुशल व्यवस्थित सामग्री हमारी ऐसी होनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक निर्देशों के तरीके। देखिए धार्मिक निर्देश दो तरीकों से किए जा सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो एक धर्म के बारे में उसको जो है उसके सार से अवगत कराया जाए और उसके सार से जो है
ज्ञान प्रदान किया जाए। अप्रत्यक्ष रूप के लिए हमें कहीं न कहीं अगर देखना होगा तो किसी स्कूल में हम कोई धार्मिक कार्यक्रम, वातावरण, अध्यापक के व्यवहार, व्यक्तित्व और स्कूल में प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से हम अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को धार्मिक जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक मूल्यों पर उपदेश देना। शैक्षणिक संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों पर जो है उपदेश पर जोर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है सभी धर्मों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। उन अच्छी अच्छी बातों को कहीं न कहीं जो है उनका समावेशन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। आध्यात्मिक मूल्य से हमारा अभिप्राय कि विभिन्न धर्मों में से जो अच्छी बातें हैं उनको जो है लेके छात्रों को उनसे परिचित कराया जाए, ताकि क्योंकि विभिन्न धर्मों में बहुत से महान विद्वान भी हुए हैं और बहुत से धार्मिक नेता भी हुए हैं जिन्होंने हर तरीके से एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को, और उन्होंने अपने जीवन मूल्यों को भी हर तरीके से लिया। जैसे उनके जीवन मूल्यों में कुछ बातें रही हैं, जैसे वो लोग निस्वार्थ होके मानव सेवा करते थे, सहयोग करते थे, बलिदान देते थे और भाईचारा जो है वो बनाए रखते थे, और गरीब और असहाय लोगों की वो क्या करते थे, सहायता करते थे। तो कहने का मीनिंग हमारा यह है कि आध्यात्मिक मूल्यों पर उपदेश देना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न धार्मिक त्योहारों का आयोजन। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं को विभिन्न धार्मिक त्योहारों, महान धार्मिक गुरुओं और संतों के जन्मदिन आदि का आयोजन कराना चाहिए, ताकि बच्चे उनके जीवन से परिचित हो सकें, वो ये ज्ञान हासिल कर सकें कि एक महान संतों ने हमें, हमारे समाज को किस तरीके से एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का क्या किया, कार्य किया, और उनके अंदर जो है उन्होंने अपने जीवन में कितना त्याग किया, किस तरीके से वो समाज के लिए जो है एक नई दिशा और दशा प्रदान करते थे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम कब दे सकते हैं बालकों को, जब हम विभिन्न धार्मिक त्योहारों का जो है आयोजन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समानता की भावना का विकास। इक्वलिटी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में केवल एक ही धर्म के विचारों पर जो है वो हमें विश्वास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। साथ साथ किसी एक जो है धार्मिक समुदाय के विद्यार्थियों को अपने आप को दूसरे धार्मिक समुदाय में हीन या वरिष्ठ नहीं समझना चाहिए। उन्हें हमें क्या देना चाहिए, हमें खुले विचारों का होना चाहिए और हर धर्म का हमें जो है सम्मान करना चाहिए। यही चीज़ें हम जो है अपने जो है उनको समानता के भाव से परिचित कराएंगे। उसके बाद है विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को हर धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अध्यापक को उचित तरीके का प्रशिक्षण इसमें दिया जाना चाहिए, ताकि अध्यापक जो है बच्चों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। तो इस प्रकार कंक्लूजनली हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारा कर्तव्य है कि हम धर्मनिरपेक्षता का क्या करें, पालन करें। क्योंकि हर धर्म के अंदर अच्छी अच्छी बातें, मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ हैं और उनका सम्मान और आदर करें। साथ साथ यही लक्ष्य है और ये लक्ष्य केवल और केवल एजुकेशन से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि एजुकेशन का और धर्म का, यानी कि सेकुलरिज्म और एजुकेशन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आज बच्चे ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।